जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चुनाव के नतीजे ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। कुछ सीटों के ऊपर बस कंफर्मेशन आना बाकी है। बाकी अभी जो सीटें सामने हैं, अब ना करके वही सीटें रहेंगी। और ये जो रिजल्ट सामने आया है, रिजल्ट में सबसे बड़ा फैक्टर जो निकल कर आया है, जिसने कि बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन को सरका दिया है, वो है यूपी फैक्टर। क्या हुआ आखिर ऐसा यूपी में कि वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर पकड़ लिया? क्या हुआ यूपी में ऐसा कि जो रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है वो अचानक से इतना कठिन हो गया है? ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी अपनी सरकार नहीं बना रहे। पीएम मोदी सरकार बनाएंगे, अपनी जोड़ तोड़ होगा, गठबंधन की सरकार बनेगी, अलायंस की सरकार बनेगी, सरकार बनेगी और मोस्ट प्रोबेबली नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पीएम के रूप में भी हमको अगले 5 सालों के लिए दिखाई देंगे। लेकिन 2014 और 2019 के मुकाबले इस बार की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार होगी, एनडीए अलायंस की जो सरकार होगी, वो काफी कमजोर होगी। जोड़ तोड़ वाली सरकार में अक्सर यही होता है कि फैसले लेने के लिए उनको अलायंस की तरफ देखना पड़ता है। अभी तक ऐसा था नहीं। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में थी तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। यूपी ने पूरा का पूरा समीकरण बदल दिया है। जिस यूपी में 2019 के इलेक्शन में भाजपा ने 62 सीटें जीती थी, जिस यूपी में भाजपा ने 2014 के इलेक्शन में 71 सीटें जीती थी, उस यूपी में आज के समय में भाजपा 40 के भी नीचे स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। सीधे सीधे 20 सीटों का घाटा। और इन्हीं 20 सीटों को अगर आप भाजपा की टैली में ऐड कर दें तो ये 270 के आसपास पहुंच ही जाती है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में सरकार चलाने के लिए बहुमत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप डिसीजंस को उतने सही तरीके से ले नहीं सकते, आप अपने कोर के ऊपर काम नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं यूपी में यही हुआ है। यूपी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने काम किया। एक फैक्टर लेकिन सबसे बड़ा है अयोध्या का। अयोध्या को लेकर कई लोग कह रहे हैं कि यार अयोध्या में आखिर क्या हुआ? भाई, राम मंदिर जिसको भी 500 सालों से हम हिंदू लड़ाई कर रहे थे, वो बना, एयरपोर्ट बना, डेवलपमेंट जो हुआ सो हुआ ही है। एक बहुत बड़ा टूरिज्म सेक्टर वहां पर डेवलप हो रहा है, दुनिया भर से लोग वहां पर आ रहे हैं। जब अयोध्या को भाजपा ने इतना बड़ा बना दिया तो फिर आखिर क्यों भाजपा अयोध्या में ही हार रही है? मतलब अगर हम लोग अभी इस मौजूदा समय में बात करें तो अयोध्या में अवधेश प्रसाद जो है वो 5,54,000 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से आते हैं। और भाजपा के जो कैंडिडेट हैं लल्लू सिंह, वो 4,99,000 वोटों के साथ चल रहे हैं और वो 54,000 वोट पीछे हैं। भाजपा की ये गत उस जगह पर हुई है जिस जगह के डेवलपमेंट, जिस जगह के वादे को लेकर उसने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें कही थी कई सालों से, उसने वो पूरी करी। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या वाकई में यूपी में काम नहीं, जात पर वोट पड़ा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में जब चुनाव के और आंकड़े क्लियर होंगे तब ये बात काफी हद तक क्लियर होगी कि आखिर क्या हुआ। लेकिन क्या अयोध्या बस एक फैक्टर था यूपी में, या कुछ और फैक्टर्स भी थे? देखिए, फैक्टर्स तो इतने हैं कि गिनने बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन कुछ एक फैक्टर्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो मुझको समझ में आया कि शायद ये फैक्टर हो सकते हैं कि यूपी ने भाजपा को सिर पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। अयोध्या तो एक फैक्टर है, लेकिन एक और बहुत बड़ा फैक्टर है और वो है योगी फैक्टर। देखिए, योगी आदित्यनाथ की जो फैन फॉलोइंग है, मैं कामकाज के ऊपर भी बात नहीं कर रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत गजब की फैन फॉलोइंग। जब एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव के नतीजे सामने आए थे असेंबली इलेक्शंस के, उसके बाद में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, वसुंधरा राजे जी को हटाया गया, वहां से फिर एक सुगबुगाहट तेज होने लगी कि भाजपा जो है वो कहीं पर भी ना दूसरा पावर सेंटर क्रिएट नहीं होने दे रही। मतलब शिवराज सिंह चौहान 17-18 साल से मध्य प्रदेश की राजनीति को अपने हाथ में लिए हुए थे। इस बार भी उन्होंने अपने दम पर चुनाव जिताया था, लेकिन भाजपा ने एकाएक उनको सीएम की गद्दी से हटा दिया। भले ही भाजपा मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे से जीती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को हटाना कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि यार ये योगी आदित्यनाथ की तरफ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। योगी जी ने भी दूसरे टर्म में जिस तरह की जीत हासिल करी है वो बहुत बड़ी है। तो लोगों के मन में एक बात को बिठाया गया बार बार बोल के कि यार योगी को शायद ये लोग हटा दें। कुछ ऐसा ही तब भी हुआ जब राजपूतों का और जाटों का जो डर है वो एक निकलकर सामने आया। मेनली राजपूतों का डर निकल, राजपूतों की नाराजगी बल्कि कहना ज्यादा सही रहेगा, डर नहीं। वहां पर लोगों के जहन में एक बात बिठाई जाने लगी कि अगर भाजपा को 400 सीटें मिल गई तो न सिर्फ वो संविधान बदलेंगे, बल्कि वो लोग योगी आदित्यनाथ को भी सीएम पद से हटा देंगे, क्योंकि वो पावरफुल होते जा रहे हैं। और इसका नतीजा हुआ, वोट अगेंस्ट में पड़ा। अब अगेंस्ट में पड़ना था तो समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। ये योगी फैक्टर जो है, कई लोग सोचेंगे कि शायद ये गलत है, ये सही नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से देखिए कि यूपी के चुनाव हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ वहां के सीएम है, और योगी आदित्यनाथ की आपको कितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखी इस पूरे मामले में? सोच के देखिए। योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान अलग थलग कर दिया गया।
उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भाजपा को भुगतना पड़ा है। इसके अलावा मायावती भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, मायावती जो है शुरुआत से ही यूपी में पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी पैठ रखती है। 2019 के चुनाव के समय का मुझे ध्यान है, इन्होंने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और तब ये लोग कुछ 10 सीटें जीत पाए थे, लेकिन इन्होंने कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डाला था भाजपा के ऊपर। तब भाजपा ने 62 सीट जीती थी और इन लोगों ने अपने अलायंस में, मतलब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर 10 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी अलग कांग्रेस के साथ गई और बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ी और उसका सुपड़ा साफ हो चुका है। सबसे बड़ी बात, बहुजन समाज पार्टी ने इस बार वोट काटने के काम किए। इनके जो कैंडिडेट्स उतारे गए उनको जिस तरीके से उतारा गया, और उस समीकरण को देखते हुए बात क्लियर थी कि इन लोगों ने वोट काटे। अब जब बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा के वोट काटे तो ऑटोमेटिकली फायदा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही होना था, समाजवादी पार्टी को ही होना था, और वही हुआ भी। इसके बाद अगला फैक्टर आ जाता है अखिलेश की तारीफ। अखिलेश की तारीफ देखिए ऐसी है कि अखिलेश ने सबसे बड़ी जो चीज अच्छी करी है वो ये कि उन्होंने कांग्रेस के साथ जो हाथ मिलाया ना, बहुत सोच समझ कर मिलाया। 2017 की मेरे को बात याद आती है। 2017 में इनके साथ कुछ यूं हुआ था कि बीजेपी ने उस समय वहां के असेंबली इलेक्शन में 302 सीटें जीती थी। उस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस था, यूपी के ये लड़के थे, 2017 में ये काफी नारा उठा था, और तब इन लोगों ने मिलकर सीटों का गणित कुछ बिगाड़ दिया था और ये लोग मिलकर सिर्फ 47 सीट जीत पाए थे, सिर्फ 47 असेंबली इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इस बार करीब 7 साल बाद एक बार फिर से इन दोनों ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाला। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर चीजों को समझा, जाना। अखिलेश यादव ने काफी देर तक अपने कैंडिडेट्स को बदला और लगातार उसमें लगे रहे, और कहीं ना कहीं उन्होंने हर जगह पर सही कैंडिडेट उतारे। देखिए, यूपी में जात का खेल काफी ज्यादा होता है। वहां पर जो पब्लिक है वो अपनी कास्ट के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करती है, और इस बार की वोटिंग में खास करके समाजवादी पार्टी के लिए जो वोटिंग हुई है उसमें ये ट्रेंड बहुत हद तक देखा गया। और इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि यहां पर काम नहीं, जात पर वोट पड़ा है। इस बात को कई लोग डिनाई करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी को आना ही था, एंटी इनकम्बेंसी थी, सब चीजें थी, बट कहीं ना कहीं यहां पर आपको कास्ट फैक्टर लेना ही पड़ेगा। कास्ट फैक्टर यहां पर बोला है। और देखिए, अभी आप कुछ दिन रुकेंगे और चुनावी नतीजे निकलकर सामने आएंगे, एनालिसिस होगा उनका, जो डेटा निकल कर आएगा उससे ये बात बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो सबसे बड़ी बात आ जाती है आरक्षण और संविधान का बदलना। देखिए, भाजपा ने कभी नहीं कहा कि वो संविधान बदलेंगे, लेकिन विपक्ष ने ऐसी हवा चला दी कि भैया अगर इनको 400 सीटें आ गई तो ये तो संविधान बदल देंगे। देखिए, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, ये हम लोगों ने महाभारत में सुना था। अश्वत्थामा मारा नहीं गया था, बल्कि एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था जो मारा गया था। लेकिन गुरुद्रोण को घुटनों पर लाने के लिए एक अधूरा सत्य काफी था, और कांग्रेस ने भी यहां पर यही किया। संविधान बदल देंगे, आरक्षण को ये लोग खत्म कर देंगे, इन लोगों ने बस चिल्ला दिया, और कहीं ना कहीं पब्लिक ने समझ लिया, उनके मन में एक डर बैठ गया। क्यों? क्योंकि यूपी में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करता है। अब इसके जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है, उस पर आएंगे, बट आरक्षण हटा देंगे और संविधान बदल देंगे, इस बात को लोगों ने बहुत तरीके से पकड़ा। साथ ही साथ जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक वादा किया कि हम लोग आरक्षण को 50% से ही बढ़ा देंगे, उसकी लिमिट को हम तोड़ देंगे, उसने भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के हक में ही काम किया। और इसके बाद एक और फैक्टर आ जाता है जो हमने सरकारी नौकरी का भी जिक्र किया कि यूपी में काफी सारे ऐसे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में पेपर का लीक हो जाना, एग्जाम्स का कैंसिल हो जाना, अग्निवीर योजना, ये कुछ बहुत ज्यादा गुस्सा लोगों के अंदर भरने वाली चीजें थी। अग्निवीर योजना को थोड़ी देर के लिए हटा भी दें तो पेपर लीक और एग्जाम कैंसिल होना, ये तो बहुत बड़े मुद्दे। मतलब आप सोचिए, कोई लड़का है, कोई लड़की है जो 4-5 साल 6 साल से लगातार तैयारी कर रही है, उसके घर के आर्थिक हालात खराब है, फिर भी उसके घर वाले लगातार उसको पैसा भेजकर मदद कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली वो पार नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि कभी उसका पेपर लीक हो जाता है, कभी एग्जाम कैंसिल हो जाता है। ऐसे में एक फ्रस्ट्रेशन आता है आपके अंदर, और वही फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं अब यहां पर हमको निकल कर दिखा है। एंड यू हैव टू बिलीव मी, कहीं ना कहीं इस चीज ने एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है। पेपर लीक, एग्जाम्स कैंसिल होना, ये लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रहा है। हम बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी में एक बहुत छोटा सा फैक्टर ये भी है, पेपर लीक हो जाना। कोई पूरी मेहनत से तैयारी करके पेपर दे के आता है, अपनी की नोट्स लगाता है कि नहीं मेरे इतने नंबर आ सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन अगली सुबह जब वो उठता है तो पता चलता है कि यार जो मैं कल पेपर देकर आया था वो तो लीक हो गया, वो तो एग्जाम कैंसिल हो गया है। ये बहुत बड़ा फैक्टर था जिसके की तरफ शायद अब अगर भाजपा सरकार बनाती है तो उनको ध्यान देना ही पड़ेगा। इसके अलावा इस बार नगीना से चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीते हैं। कई लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट आपको इस बात को समझना पड़ेगा, आपको वेटेज देना पड़ेगा।
चंद्रशेखर ने आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था। 5,12,552 वोट मिले हैं इनको। और सबसे क्लोजेस्ट जो हैं इनके वो थे ओम कुमार, जो कि हार चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इनको 3,61,000 वोट मिले थे। अंतर रहा 1.5 लाख से भी ज्यादा वोट का। इस बार चंद्रशेखर आजाद का भीम आर्मी का चुनावी पृष्ठभूमि में एंटर करना कहीं ना कहीं घाटा भाजपा को ही करेगा, ये बात समझने वाली है। कई लोग हैं जो शायद इस बात को डिनाई करेंगे, बोलेंगे नहीं यार ऐसा नहीं है, बट देखिए ये है। अगर आपके वोट से कोई और जीता है तो भैया कोई हारा भी तो नहीं वोट से है, ये बात भी समझनी पड़ेगी। एक सीट तो यहां भी गई। इसके अलावा स्मृति ईरानी का अमेठी में हारना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हार चुके हैं, वो क्लियर हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ही मैं आपको यहां पर देखकर बता रहा हूं, लॉस्ट लिखा हुआ आ चुका है। किशोरी लाल जी जो हैं 5,39,000 वोटों से जीते हैं। जब चुनाव प्रचार चल रहा था तब कई तरह से बोला जाता है किशोरी लाल को तो कोई जानता ही नहीं है, स्मृति ने बहुत काम कराया है और ये और वो, बहुत बातें हुई थी। बट इवेंचुअली ये डेमोक्रेसी है बाबू, ये आपको चौंका सकती है, आपको हिला सकती है, और वही चीज हुई है। स्मृति ईरानी यहां पर हारी है। कई लोगों का कहना है कि स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं भाजपा का घमंड बन चुकी थी, क्योंकि उन्होंने 2019 में राहुल गांधी को यहां से हराया था और तहलका मचा दिया था। यही कारण था कि 2019 में राहुल गांधी को वायनाड की तरफ जाना पड़ा था। हालांकि इस बार राहुल गांधी रायबरेली से जीते हैं, वायनाड से भी जीते हैं, बट अमेठी एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अमेठी जब राहुल गांधी ने छोड़ा तब लोग बोल रहे थे कि अरे ये तो रणछोड़ है। बट देखिए किशोरी लाल ने बिल्कुल सारथी की तरह उनकी जगह को संभाला और जीत हासिल करी। और देखिए जीत को तो आपको एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा, आप ये नहीं कर सकते कि आप जीत को एक्नॉलेज ना करें। तो कुछ ये फैक्टर्स हैं जो कि यूपी का गेम बदलने के लिए काफी साबित हुए हैं। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को अलग थलग करना भाजपा को भारी भी पड़ा है। क्या लगता है आपको, यूपी और किन कारणों से भाजपा को दगा दे गया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।